दोस्तों नमस्कार। चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो या शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की हो, उसी का जिक्र क्यों ना हो, चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, चाहे आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी ही क्यों ना हो, और तो और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का जिक्र कर लीजिए या फिर टीआरएस से बीआरएस बनी चंद्रशेखर राव की पार्टी का जिक्र कर लीजिए। इस देश के भीतर में किसी भी छत्रप का जिक्र आप कर सकते हैं। कश्मीर तक जा सकते हैं, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र भी कर सकते हैं और आम आदमी पार्टी का जिक्र यानी केजरीवाल की पार्टी का भी जिक्र कर सकते हैं। सीबीआई और ईडी के दायरे में हर कोई है। सवाल यह नहीं अपराध किसने किया, सवाल यह है कि आने वाले वक्त में इनकी राजनीति चलेगी कैसे। क्योंकि जो गिरफ्तारी है, जो पूछताछ है, जिनको दायरे में लिया जा रहा है, वो सब दरअसल उस फाइनेंस से जुड़े हुए हैं जो भारत की राजनीति में इन छत्रपों के साथ पूंजी चलती है। और जब पैसे को ही सीबीआई और ईडी पकड़ रही है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में कौन सी राजनीति छत्रप किस तरीके से कर पाएंगे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो क्या वाकई बीजेपी विपक्ष को खत्म करने निकल पड़ी है, या फिर इन तमाम परिस्थितियों के बीच आज जिक्र कांग्रेस का होना चाहिए। कांग्रेस के ऊपर भी नकेल कसी गई, कांग्रेस के नेताओं को भी पकड़ा गया। चाहे जिक्र आप कर्नाटक के डी शिव कुमार का कर लीजिए या फिर ईडी की फहरिस्त में अशोक गहलोत के भाई का ही जिक्र क्यों ना हो, अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के नेता हैं उनका ही जिक्र क्यों ना हो, चाहे फिर हुड्डा का जिक्र ही क्यों ना हो। एक लंबी फहरिस्त कांग्रेस के नेताओं की भी है। लेकिन सवाल पहली बार 2024 के उस चुनाव का है जो शायद भारत के राजनीतिक व्यवस्था तले और राजनीतिक इतिहास के दायरे में आजादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हो चला है। महत्वपूर्ण चुनाव तो लोकतंत्र के मद्देनजर 1977 में भी हुआ था, लेकिन उस वक्त जनता आंदोलन पर थी और विपक्ष एकजुट होने लगा था। सभी ने अपनी पार्टियां छोड़ी थी और एक नाम धारण कर लिया था। मौजूदा वक्त में उस जनता पार्टी सरीखा वक्त नजर नहीं आता है, कोई जेपी नजर नहीं आता है, कोई जनता के भीतर का आंदोलन नजर नहीं आता है। तो आज राजनीति का जिक्र पार्टियों के आश्रय ही किया जाए। क्या वाकई छत्रपों की राजनीति पूंजी के आश्रय चलती है और उस पर अगर नकेल कसी जा चुकी है तो वो 2024 में लड़खड़ाने लगेंगे। अब यहां पर सवाल कांग्रेस का आता है। क्या कांग्रेस के लिए यह कोई गोल्डन चांस है? अगर पश्चिम से पूरब की दिशा में राहुल गांधी एक बार फिर पदयात्रा के लिए निकल जाते हैं तो क्या होगा? पहले दौर में जब वो पदयात्रा कर रहे थे तो ध्यान दीजिए केरल से कश्मीर तक की कौन सी परिस्थितियां बनी, और कर्नाटक के भीतर आज जब सर्वे किया जा रहा है तो इस बात का खुले तौर पर जिक्र क्यों होने लगा है कि कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। मध्य प्रदेश को लेकर राहुल गांधी खुले तौर पर कहने से क्यों नहीं चूकते हैं, हमने धड़कने पढ़ी है वहां की, और अंडर करंट इतना ज्यादा है कि कांग्रेस जीतेगी ही। और ध्यान दीजिए आने वाले वक्त में कर्नाटक में भी चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, और उसके साथ तेलंगाना में भी चुनाव होना है। और वहां की धड़कनों को लेकर जिस तरीके से बीआरएस और कांग्रेस टकरा रही है, और खुले तौर पर राहुल गांधी ने बीआरएस को बीजेपी के नुमाइंदे के तौर पर देखा या सहयोगी के तौर पर देखा, उसने 36 का आंकड़ा दोनों की राजनीति के बीच लाकर खड़ा कर दिया। चाहे वहां के मुख्यमंत्री की बेटी कविता इस वक्त ईडी के दायरे में ही क्यों नहीं आ चुकी हो, तो क्या कांग्रेस जिस राग को लेकर केरल से निकली, अकेले चलने का राग, अब वो राग शायद एक मौके में तब्दील हो रहा है। क्योंकि ध्यान दीजिए जो परिस्थिति 2014 और 2019 में बनी, कांग्रेस सबसे कमजोर होकर निकली, लेकिन दूसरी तरफ कुछ छत्रपों ने अपने गढ़ बचाए। उस बचे हुए गढ़ों के दायरे में वहां पर एक वक्त कांग्रेस ही चुनाव लड़ती थी। और अगर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आकर खड़ी हो जाए और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ना रहे, तो लाभ, सबसे बड़ा लाभ बीजेपी को होता है, यानी मोदी के चेहरे को होता है। यह 2019 के चुनाव ने खुले तौर पर दिखला दिया। हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलने की जरूरत है जहां पर
अगर कांग्रेस एक दूसरी पदयात्रा यानी 2.0 की शुरुआत करती है जो महाराष्ट्र से निकलेगी और चलती चली जाएगी पूर्वी राज्यों की तरफ, और इस बीच में महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश भी आएगा, बिहार भी आएगा, झारखंड भी आएगा, बंगाल भी आएगा, असम भी आएगा, छत्तीसगढ़ भी आएगा, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स भी आएंगे। वे कौन सी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि इस देश के भीतर उठते हुए मुद्दों पर इस देश में सीबीआई और ईडी के कार्य पद्धति ने दरअसल विराम लगा दिया है। विपक्ष भी बोलने की स्थिति में नहीं है। हर कोई अपने अपने दायरे में फंसा हुआ है, और विपक्ष का मतलब अगर इस देश के भीतर छत्रपों की संख्या देखी जाए तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि असल विपक्ष के तौर पर छत्रपों की मौजूदगी ही महत्वपूर्ण है। यह अलग मसला है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर है, लेकिन अगर उससे हटकर तमाम छत्रपों को मिला दीजिएगा तो उनकी सीटों की संख्या कांग्रेस से ज्यादा हो जाएगी। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर छत्रप खत्म हो रहे हैं और छत्रपों को खत्म करने की इस सीबीआई ईडी की प्रक्रिया ने थाम लिया है तो इसका लाभ किसे मिलेगा? क्या समूचा लाभ बीजेपी के पास आ जाएगा, या फिर जिस 50 के आंकड़े के इर्द गिर्द कांग्रेस रेंग रही है वह एक झटके में 100 से 150 के बीच पहुंच जाएगा? हमें लगता है कि आज इन पन्नों को इसलिए खोलिए क्योंकि कोई भी आप नाम ले लीजिए, चंद दिनों पहले सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के सबसे करीबी जोगेंद्र सिंह यादव, जो कि एटा जनपद के कद्दावर नेता और बहुत करीबी, उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया। जो मुशर्रफ नाम के शख्स हैं, जो 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार कोल्हापुर के कांगल से चुनाव जीते हैं, विधायक हैं, शरद पवार के बेहद करीब हैं, उनको अप्पा साहेब नालाबाई शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री के मामले में गिरफ्त में ले लिया गया। अनिल परब जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं और अनिल परब के जो सहयोगी कारोबारी हैं, वह सदानंद कदम, उनको भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। यानी इस दायरे में देखिए कोई बच नहीं पा रहा है, चाहे पश्चिम का जिक्र कीजिए चाहे पूरब का जिक्र कीजिए, अगर वह छत्रप के तौर पर उसकी मौजूदगी है। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है कि क्या जिस दिशा में अगर राहुल गांधी पदयात्रा को निकालते हैं तो जो धड़कनें उनको पहले चरण में नजर आई, दूसरे चरण में क्या वो व्यापक हो जाएगी? क्योंकि गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी और तमाम परिस्थितियों में जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, बंगाल के हैं, असम के हैं, इस पूरी पट्टी के भीतर जो परिस्थिति बीजेपी के आर्थिक नीतियों की वजह से हुई है और दूसरी तरफ राजनीति के ढहने से हुई है, उन परिस्थितियों में कांग्रेस क्या दोबारा खड़ी हो सकती है, या बीजेपी गिराएगी छत्रपों को और लाभ कांग्रेस को मिल जाएगा? तमाम बातों का जिक्र होने से पहले एक जिक्र, लाल कृष्ण आडवाणी जब 2009 में चुनाव हार गए तो 2010 में वो हरियाणा में एक जगह उन्होंने खुले तौर पर रैली में कहा, तमाम पार्टियों की क्या जरूरत है, 2 ही पार्टी होनी चाहिए। और उसका बड़ा ही विरोध हुआ और कांग्रेस तक ने विरोध किया। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस खामोश है, लेकिन बीजेपी भविष्य की परिस्थितियों को देख रही है, क्योंकि तमाम चीजों पर चलते हुए 2 सवाल उसके कहीं ना कहीं गले की फांस बने हुए हैं। एक है जातीय समीकरण। नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के जरिए तमाम सोशल इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन आने वाले वक्त में जातीय जनगणना के बाद उनके लिए मुश्किल स्थिति आएगी, यह वो समझ रहे हैं। और छत्रपों की तादाद उत्तर प्रदेश और बिहार में मंडल के जरिए निकली, और उस वक्त कमंडल आया तो कांग्रेस का सफाया हो गया। मंडल कमंडल की राजनीति में कोई दूसरा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी या आरजेडी या जनता दल यूनाइटेड, इन 2 राज्यों में कमंडल के सामने आकर खड़े थे, जहां एक तरफ बीजेपी यानी कमंडल और मंडल का मतलब इन जातीय समीकरणों से निकले हुए राजनीतिक दल थे, और उसमें मुस्लिम साथ खड़े हो गए कमंडल का विरोध करते हुए मंडल से निकली हुई पार्टियों में, और राजनीति एक झटके में आकर पलट गई। लेकिन जिस जातीय समीकरण के आश्रय खेल उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने साथ लेकर बीजेपी ने किया, उसमें बड़ी मुश्किल यह थी कि अब अगर उसमें से जरा भी आंच आती है तो बीजेपी की मुश्किल बड़ी अब इसलिए होगी, नीतीश और
तेजस्वी एक साथ खड़े हैं, लेकिन फिर सवाल वही, छापे कहां पड़ रहे हैं, बोलने से कौन कतरा रहा है, आने वाले वक्त में कौन सी स्थिति होगी, और इस पूरी दौड़ में कांग्रेस खामोश क्यों है, वो कहीं नजर आती क्यों नहीं है। पहला पाठ, इस देश के भीतर में 100 सीट खुले तौर पर ऐसी है जहां पर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि कांग्रेस है और बीजेपी है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बाकी देश के तमाम राज्यों में कहीं ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल फोर्स के तौर पर है उसकी मौजूदगी है, लेकिन इन 6 राज्यों में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी है, और यहां की कुल 100 सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ 3 सीट जीती है। 97 सीट बीजेपी के कब्जे में है, और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस जिस परिस्थिति में है उसमें कांग्रेस को मात देना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। यह अलग मसला है कि अब जब पदयात्रा के बाद जिस कर्नाटक और मध्य प्रदेश में चुनाव होना है उसके रिजल्ट का इंतजार करना होगा, उस चुनाव का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले की परिस्थिति बहुत साफ है, जहां बीजेपी कांग्रेस टकराई, कांग्रेस का सुपड़ा साफ और उसकी मौजूदगी धीरे धीरे गायब हो गई। अगला सवाल है, इस देश के भीतर में जो छत्रप हैं उनके दायरे में तकरीबन 275 सीट आती है, जिसमें हमने तमिलनाडु को नहीं जोड़ा है, जिसमें हमने आंध्र प्रदेश को नहीं जोड़ा है, जिसमें हमने केरल को नहीं जोड़ा है। इसके दायरे में ध्यान दीजिए तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पंजाब, 275 सीटों में से यहां पर बीजेपी 153 सीट जीत पाई, लेकिन छत्रपों ने यहां पर 108 सीटें जीती हैं। इस 108 सीटों में सबसे बड़ी ताकत के तौर पर ममता बनर्जी की मौजूदगी है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की मौजूदगी है, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की मौजूदगी है, और नई परिस्थिति में पता नहीं उद्धव ठाकरे और एनसीपी किस तरीके का कमाल करें, लेकिन उस वक्त तो साथ मिलकर लड़े थे तो उसका लाभ छत्रप को मिला, और बिहार में भी कमोवेश यही स्थिति थी, जेडीयू साथ मिलकर लड़ी थी बीजेपी की तो उसका लाभ मिला, लेकिन सब अलग अलग। तब क्या होगा, इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, और कांग्रेस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ध्यान दीजिए इस पूरी पट्टी में आंदोलन खत्म हो चले हैं। आंदोलन पदयात्रा के जरिए जब चलता है तो उसको माना गया कि मूवेबल आंदोलन था। इससे पहले किसानों का आंदोलन देखा गया जो एक जगह आकर रुक गया, जिसको शरीक होना है वो देश के दूसरे हिस्से से आए और इस आंदोलन में शामिल हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने जो चलते हुए आंदोलन की शक्ल में पदयात्रा शुरू की, उसका मैसेज यह था कि हम हर दरवाजे के पास से गुजर रहे हैं, अपने मुश्किल हालातों के साथ हमारे लिए खड़े हो जाइए और हम आपके साथ खड़े हैं। यह मैसेज तो दिया गया, लेकिन अभी इसका परिणाम नजर नहीं आया है। परिणाम कब किस रूप में नजर आए, लेकिन जैसे ही पदयात्रा पश्चिम से पूरब की दिशा में निकलती है, पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव और मायावती की कमजोरी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में खुलकर उभर कर आ गई। वो बिल्कुल साइलेंट हो गई और उनके वोट छितरा गए, बट गए, कभी उधर कोई इधर कोई उधर, इस दिशा में चलते चले गए। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जिसके साथ पूरी ताकत के साथ माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम आकर जुड़ गए, लेकिन सत्ता उन्हें नहीं मिल पाई। वहीं ध्यान दीजिए दूसरी तरफ इससे सटे हुए बिहार की तरफ, आरजेडी में तेजस्वी यादव जिस ताकत और जिस तेवर के साथ लड़ रहे थे वो अपने आप में एक अजूबा था। उतनी ताकत और तेवर के साथ अखिलेश यादव भी नहीं लड़ पाए उत्तर प्रदेश में जो तेजस्वी ने कमाल किया था। वह उस बॉर्डर तक पहुंच गए जहां पर उनकी ताकत इस बात का एहसास करा रही थी कि उनसे कहीं छोटी मोटी चूक हुई जरूर है, जिस वजह से वह चूक गए सत्ता में आने से। लेकिन नया सवाल यह है कि अब तो आगे की बात है, 2024 की बात है। जिस पर घेरा जा रहा है, जिसकी घेराबंदी है, वो सभी फाइनेंसर है इन पॉलिटिकल पार्टीज के, और सत्ता में रहते हुए इसका लाभ इन पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए इन फाइनेंसर को हुआ है, और चुनाव के वक्त यही रिटर्न करते हैं। नकेल उस पर ही कसी जा रही है।
सवाल यह नहीं कि आरजेडी के करीबी का एक बिल्डर जो कभी विधायक भी था उसको दायरे में ले लिया। सवाल यह है कितना पैसा उसके जरिए जो आ सकता था अब उस पर रोक लग जाएगी। सवाल यह भी नहीं है कि शरद पवार के कौन करीबी और उद्धव के कौन करीबी वो रणनीति बनाते थे या पैसा देते थे। सवाल उसके आगे का है। अब यह सवाल है कि बिहार और उत्तर प्रदेश 120 सीटों को रिप्रेजेंट करता है और इस 120 सीटों पर अगर ध्यान दीजिए तो लगभग 84 सीट पर बीजेपी जीती और यहां पर जो उत्तर प्रदेश में 15 सीट हासिल की थी समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने तो गठबंधन के साथ लड़े थे। बीएसपी 10 सीट पर और अखिलेश यादव 5 सीट पर। वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो 22 सीट विपक्ष के पास है उसमें 16 सीट तो जेडीयू ने जीती, वह बीजेपी के साथ खड़ी थी। लोक जनशक्ति पार्टी उस वक्त रामविलास पासवान जी जीवित थे, उनके पास 6 सीटें आई। अब चीजें कहीं ना कहीं छत्रप के तौर पर धराशायी हो रही है, कुछ चीजें टूट रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके बाद तीसरा बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल जहां की 42 सीट, यानी इन तीनों राज्यों को अगर जोड़ दीजिएगा तो 162 सीटें होती और यहां पर ध्यान दीजिए तो ममता बनर्जी ने अपने बूते 22 सीट जीती, लेकिन बीजेपी 18 पे आई और कांग्रेस महज 2 पर आ पाई। उत्तर प्रदेश में महज 1 जीत पाई, बिहार में महज 1 सीट जीत पाई। तो कांग्रेस का अस्तित्व है ही नहीं। जो छत्रप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि 275 सीट जिन राज्यों का हमने आपसे जिक्र किया, बंगाल, यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पंजाब, कुल मिला के 18 सीट ही 275 में से कांग्रेस जीत पाई। यह दूसरा मैसेज है। जब आमने सामने तो बीजेपी को लाभालाभ, जब छत्रपों के साथ तो भी कांग्रेस को लाभ नहीं। छत्रपों की अपनी मौजूदगी जरूर है। और तीसरा संदेश अलग अलग राज्यों के जरिए हमें लगता है यहां एक जिक्र नॉर्थ ईस्ट का कर दें, क्योंकि अगर यह पदयात्रा निकलती है और इस पदयात्रा के जरिए पश्चिम से पूरब की दिशा में चीजें जाती हैं तो वहां की स्थिति क्या बनेगी यह भी जरूर परखने की बात है। उसमें असम दरवाजा है। एक लिहाज से कहिए जैसे ही आपने बंगाल पार किया वैसे ही असम दरवाजा है। एक वक्त याद कीजिए असम में बीजेपी की मौजूदगी नहीं थी, कांग्रेस ही हुआ करती थी, लेकिन जब एजीपी बना उसके बाद से स्थिति नाजुक हुई। लेकिन एजीपी तुरंत खत्म भी हो गई और एजीपी और एआईयूडीएफ दोनों मिला के भी 3 सीट ही वहां जीत पाई, जो वहां की 2 ही सीट जीत पाई। दोनों ने 1-1 सीट जीती। कांग्रेस ने सिर्फ 3 सीट जीती, बीजेपी ने 9 सीटें जीत ली। यह कौन सी परिस्थिति थी जिसमें छत्रपों की मौजूदगी और कांग्रेस का अकेले लड़ना, और इन दोनों की परिस्थिति के साथ बीजेपी का मंत्र जो उसके जातीय समीकरण जहां चले वहां चलता है या हिंदुत्व का राग रहता है उस आसरे चलता है जो 80-20 का खेल होता है। अगर आप असम और पूरे 7 सिस्टर्स को मिला दीजिएगा तो यहां पर कुल मिला के 14 सीट असम की और बाकी 11 सीट 7 सिस्टर्स की है। इस 11 में से 14 सीट बीजेपी जीत जाती है, यानी बंगाल से आगे निकलते ही ध्यान दीजिए बीजेपी छाई हुई है। अरुणाचल की 2 सीट दोनों में से उसके पास, मेघालय के भीतर वो जीती नहीं है, लेकिन मणिपुर की 1 सीट वहां पर वो जीत गई है। सिक्किम के भीतर नहीं जीती है, लेकिन त्रिपुरा की दोनों सीट उसके पास है, नागालैंड। लेकिन यहां पर जो पूरी परिस्थिति है उसमें देखिए तो यहां पर कौन कौन से क्षेत्रीय दल हैं। असम गण परिषद एजीपी है, एआईयूडीएफ है, एनपीपी है, एमएनएफ है, एनडीपीपी है। ये छत्रप छोटे छोटे तौर पर काम करते हैं जो 1-1, 2-2 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। यानी छत्रपों की लकीर अगर पश्चिम से पूरब की दिशा में खींचेंगे तो उसके दायरे में नवीन पटनायक भी आते हैं, ममता बनर्जी भी आती है, अखिलेश यादव भी आते हैं, तेजस्वी यादव भी आते हैं, और असम गण परिषद भी आता है और बाकी नॉर्थ ईस्ट के तमाम छोटे छोटे दल भी आते हैं। और इनकी अपनी ताकत इनके अपने राज्यों में जब से शुरू हुई उसके बाद जैसे ही बीजेपी सामने निकल कर आई, इनसे वो टक्कर देने की स्थिति में बीजेपी आ गई, क्योंकि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने तौर पर कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में कांग्रेस की राजनीति की लीक पर चलती रही। एक सवाल यहां सबसे बड़ा यह है, जो छत्रपों की तादाद इस देश के भीतर में है
वो क्षत्रप अगर कभी ना कभी कांग्रेस के साथ रहे और अब अपने बूते अपनी राजनीतिक ताकत को बनाकर रख चुके हैं, उसमें जगन रेड्डी का नाम ले सकते हैं, उसमें शरद पवार का नाम ले सकते हैं, उसमें ममता बनर्जी का नाम ले सकते, उसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों का आप नाम ले सकते हैं, लेकिन ठीक एंटी के तौर पर आप शिवसेना का नाम ले सकते हैं जो साथ में नहीं थी। और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से याद कीजिएगा तो आप नीतीश कुमार का नाम भी ले सकते हैं, वह उनके साथ थे, इस तरफ नहीं थे वो। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश तो पूरे तरीके से जातीय समीकरण के इर्द गिर्द ही रहा, तो उसमें सेंध लगा पाने की स्थिति में कांग्रेस आ नहीं पाई। और जो बीजेपी विरोध करती थी आरक्षण का एक वक्त खुले तौर पर और जातीय राजनीति को जहर मानती थी, उसने जातीय समीकरण की नई परिभाषा चुनाव जीतने के लिए की है। तो क्या भारत की राजनीति में एक बदलाव की यह शुरुआत है? शुरुआत इस मामले में, क्योंकि एक तरफ जो लगातार अपराधों का जिक्र है, जो दागीपन का जिक्र है, और जिस पूंजी को गिरफ्त में लेने के लिए इस देश के भीतर में ईडी और सीबीआई सक्रिय है और आईटी अपने तौर पर सक्रिय है, दरअसल ये उस पॉलिटिकल इकोनॉमी को पकड़ रहे हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, आम आदमी पार्टी के साथ जो 100 करोड़ के खेल का जिक्र बार बार हो रहा है, उसके पीछे एक ही थ्योरी है कि दरअसल पैसा तो लिया गया होगा, लेकिन वो पैसे का इस्तेमाल किसी के घर में नहीं मिलेगा, चुनाव मैदान में मिलेगा। वह चुनाव मैदान पंजाब का हो सकता है, वो गुजरात में खर्च किया हुआ पैसा हो सकता है, इस बात का खुले तौर पर जिक्र है। यहां तक कि महाराष्ट्र में जिक्र कीजिए या फिर आप बिहार में जिक्र कीजिए, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के सोर्स हैं उस पर लगाम लगाने की परिस्थिति में जो सीबीआई ईडी काम कर रही है, इसीलिए विपक्ष को लगने लगा है कि दरअसल विपक्ष को खत्म करने पर सत्ता आमदा हो गई है, मोदी सत्ता। और दूसरी तरफ अगर आप इस देश के भीतर में इलेक्ट्रल बॉन्ड को देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग जो कॉरपोरेट से होती है उसको देखिए, तो 80 से 90% के बीच हिस्सा बीजेपी के पास जाता है। उसके बाद जिसका नंबर आता है वो कांग्रेस पार्टी है, या जिसकी सत्ता जिस जगह पर मौजूद है वह पार्टी है। उसमें ममता बनर्जी का नाम आ सकता है, उसमें जगन रेड्डी का नाम आ सकता है, उसमें एक वक्त शरद पवार का नाम आ जाता था। लेकिन ध्यान दीजिए, जो सत्ता में है रिटर्न वही करेगा, और जब सत्ता नहीं है तो उसके तमाम सोर्स को बंद कर दीजिए और उस राजनीति को खत्म कर दीजिए। तो उसके पैरेलल में कांग्रेस की अपनी राजनीति इस देश के भीतर में जिस कैडर के आश्रय चलती है वह एक दो राज्यों में सिमटी हुई नहीं है। क्योंकि अगर बीजेपी को 23-24 करोड़ वोट मिलते हैं तो कांग्रेस को भी 12-13 करोड़ वोट तो मिल ही जाते हैं। यानी प्रांत दर प्रांत की परिस्थिति में इस देश के छत्रप नहीं है, इस देश में कांग्रेस और बीजेपी ही बची, जो समूचे देश में जिसके कैडर है, जिसकी मौजूदगी है, जिसकी अपनी विचारधारा हो सकती है, जिसका अपनी ब्रांडिंग हो सकती है, जिसका अपना नाम हो सकता है। क्योंकि एक नाम और वामपंथियों का होता था, अब वो केरल के अलावे कहीं नहीं बचे और केरल के में भी सिमट से गए हैं। 3 सवाल सबसे बड़े। पहला सवाल, क्या छत्रपों के लिए 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी जान चुकी है कि दरअसल छत्रपों के आश्रय वह उस एजेंडा या उस विचारधारा या उस सोच को इस देश में नहीं ला सकती है जो संघ सोचता रहा, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यह मंडल का एस्पेक्ट और जातीय समीकरण की परिस्थितियों को खत्म करना है, तो छत्रपों की उस राजनीति को खत्म कर दीजिए। क्या उस दिशा में बढ़ चुकी है? और तीसरी परिस्थिति, क्या कांग्रेस इस बात पर मुहर लगा चुकी है कि अब वह विपक्षी एका के पक्ष में नहीं है और हर कोई बीजेपी का साथ देता है, तो अपने बूते चलना है। और उसमें अगर राहुल गांधी यकीनी तौर पर एक दूसरी पदयात्रा शुरू कर देते हैं तो वो इस देश के भीतर, वह समूची देश की राजनीति के भीतर जा चुके होंगे, और यह शायद भारत की राजनीति में कांग्रेस के लिए जीवन दान होगा। इन 3 परिस्थितियों के दायरे में 2024 का चुनाव लड़ा जाना है। इसीलिए जो आखिरी सवाल आकर अटकता है वह इस देश की जनता का होता है। जनता की दृष्टि क्या है? क्या यादव कहीं से भी खिलाफ जा सकता है? वो तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, नहीं जा सकता है। दलितों के भीतर जाटव क्या ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है।
जिस वोट बैंक पर छत्रप सवार रहते हैं, उस वोट बैंक में सेंध लगाने की स्थिति का नायाब प्रयोग महाराष्ट्र में नजर आया, जहां पर एकनाथ शिंदे को शिवसेना के भीतर से ही खड़ा कर दिया गया। कुछ ऐसा ही वोट बैंक आम आदमी पार्टी का भी तो नहीं है, जिस मॉडल के जरिए वो राजनीति कर रही है। और नई परिभाषाएं गढ़ती हुई बीजेपी भारत की राजनीति को बदलने पर आमदा इसलिए है क्योंकि वह समझ चुकी है कि 10 बरस भर से काम नहीं चलेगा। सत्ता बनी रहे तभी लोगों के जहन में बीजेपी बसेगी, अन्यथा बीजेपी जनता पार्टी की तरह कहीं खत्म ना हो जाए अगर चुनाव 2024 में हार गए तो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।